नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पाथ विद ऋतु पर। तो मई की सूजस कंप्लीट, मई की सूजस का सार जो है वो हम इसे क्लास में लेके आए हैं। मई की सूजस तैयार हो गई है और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें जो इसमें बताई गई हैं वो समझ लेना। एग्जाम की दृष्टि से देखें तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी। जो सूजस में चीज़ें दी होती हैं, जो भी टॉपिक दिया रहता है, एक विषय के बारे में बताया जाता है कि हाँ ये क्या है, विभाग से योजनाओं के बारे में बताया जाता है, कोई भी कल्चर का कोई एक चीज़ ले ली जाती है, कोई टॉपिक ले लिया जाता है, कोई उस चीज़ के बारे में अगर कोई भी फैक्ट के बारे में बताया जा रहा है तो वो समझ लेना वो आने वाली जो भी एग्जाम होगी उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि जल संसाधन विभाग की प्रमुख योजनाएं जो हैं वो इसमें बताई गई हैं, जिसमें पहली योजना बताई गई है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ERCP, ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट। इसके बारे में बताया गया है। इसमें टोटल कितने ज़िले आते हैं, तो इसमें 13 ज़िले आते हैं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती वाला पूरा एरिया, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, जयपुर, करौली, भरतपुर, दौसा, धौलपुर और अलवर। 13 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। उद्देश्य क्या है? दक्षिणी राजस्थान की जो नदियां हैं जैसे चंबल है, कुन्नू है, पार्वती है, काली सिंध है, इनकी सहायक नदियों में बरसात के मौसम में जल का संचय करना, उसको इकट्ठा करना। फिर बताया गया है कि 2051 तक पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। इस परियोजना के तहत 6 बांध एवं 6 तो बैराज हैं और 1 बांध बनाया जाना प्रस्तावित है। इसमें बैराज का जो निर्माण है वो जल अपवर्तन एवं बांध का निर्माण जल संग्रहण के लिए किया जाएगा। कौन कौन से बैराज बनाए गए हैं? पहला आता है कुन्नू बैराज। कुन्नू बैराज बारां जिले की शाहबाद तहसील में बनाया जा रहा है। और नदी कौन सी है? कुन्नू। भराव क्षमता कौन सी है, कितनी है? तो 56.97 मिलियन घन मीटर जो है वो उसकी भराव क्षमता है। दूसरा आता है रामगढ़ बैराज, बारां जिले की किशनगंज तहसील में है। इसकी भराव क्षमता क्या है? 50.97 मिलियन घन मीटर। तीसरा बैराज आता है महलपुर बैराज, जो बारां जिले के मांगरोल में है, यानी कि 12 में सबसे ज़्यादा बैराज बन रहे हैं भाई। फिर महलपुर बैराज हो गया, बारां जिले के मांगरोल में। भराव क्षमता है इसकी 162.20 मिलियन घन मीटर। नवनेरा बैराज आता है कोटा की दिगोत तहसील में है। नदी कौन सी है? इधर काली सिंध है। भराव क्षमता 226.65 मिलियन घन मीटर। यह बैराज जो है सर्वाधिक भराव क्षमता वाला होगा, सबसे ज़्यादा भराव क्षमता होगी इसकी। फिर मेज बैराज जो है बनाया जा रहा है बूंदी जिले की इंद्रगढ़ तहसील में। नदी कौन सी है? मेजी है। भराव क्षमता होगी इसकी 50.80 मिलियन घन मीटर। अगला आता है छठा राठौड़ बैराज। राठौड़ बैराज जो है सवाई माधोपुर जिले की चौथ का बरवाड़ा जो तहसील है वहां बनाया जा रहा है। नदी कौन सी है? बनास नदी। भराव क्षमता कितनी है? 143.09 मिलियन घन मीटर। फिर बांध कौन सा बनाया जा रहा है? 6 बैराज थे, 1 बांध है। कौन सा? डूंगरी बांध आता है सवाई माधोपुर जिले की खंडार तहसील के अंदर इसका निर्माण किया जा रहा है। भराव क्षमता कितनी होगी? तो 2099 मिलियन घन मीटर इसकी भराव क्षमता होगी। इससे माइक्रो इरिगेशन आधारित 2 लाख हेक्टेयर नया सिंचित क्षेत्र जो है वो विकसित किया जाएगा डूंगरी बांध से। ठीक है, क्लियर है सभी को? डूंगरी बांध से माइक्रो इरिगेशन जो है इसके आधार पर 2 लाख हेक्टेयर नया सिंचित क्षेत्र विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 2022-23 की जो बजट है उसमें इस परियोजना को शीघ्र धरातल पर लाने के उद्देश्य से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम ERCP कारपोरेशन के गठन की घोषणा जो है ये कब की है? तो ये याद रखना 17 जून 2022 को जो है वो इसकी घोषणा की गई है। तो ये जल संसाधन विभाग की प्रमुख योजनाओं के बारे में इसमें बताया गया, जिसमें पहली योजना हमने पढ़ी है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट आती है दूसरी नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना जो है इसका उद्घाटन होता है 24 अप्रैल 2008 को। ठीक है, राजस्थान में टोटल इसकी लंबाई है 74 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई है। लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं इससे? राजस्थान में जालौर और बाड़मेर इसमें लाभान्वित हैं। इस नहर परियोजना में पहली बार राजस्थान में स्प्रिंकलर प्रणाली जो है उसको अनिवार्य किया गया है। वैसे देखा जाए तो ये परियोजना गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और MP, कहाँ कहाँ? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और MP,
इन जिलों में है। और राजस्थान की हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान में इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 74 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राजस्थान के कौन कौन से जिले लाभान्वित हैं, जालौर और बाड़मेर। इस परियोजना को मारवाड़ की भागीरथी कहा जाता है, मारवाड़ क्षेत्र की भागीरथी कहा जाता है। जालौर बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है इसकी भागीरथी से कहा जाता है, क्योंकि जल जो है वो इससे ही मिल रहा है इनको। फिर आता है यह पूर्ण रूप से स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति पर आधारित है। परियोजना में 1793 किलोमीटर लंबाई में वितरिकाओं एवं उप वितरिकाओं का कार्य जो है पूर्ण किया जा चुका है तथा 2.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। एक याद रखना, नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये किन्होंने शुरू किया था भाई, मेघा पाटकर ने। ठीक है, क्लियर है सभी को, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर। ये दूसरी परियोजना है नर्मदा नहर परियोजना। याद रखना राजस्थान में कितनी लंबाई है, कौन कौन से जिले लाभान्वित हैं, कब उद्घाटन हुआ, कौन कौन से राज्यों में है और कौन सी सिंचाई प्रणाली पर आधारित है। फिर नेक्स्ट आती है परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। इसमें जिले दिए गए हैं कोटा, बारा और झालावाड़। ठीक है, अगली आती है धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना। पेयजल के लिए 10% पानी है वो इसमें अलग से आरक्षित किया गया है। चंबल नदी के ऊपर जो है ये परियोजना शुरू की गई है। अगली आती है इसरदा पेयजल आपूर्ति परियोजना। इसरदा वाली जो है ये दौसा और सवाई माधोपुर में है और इसरदा बांध बिसलपुर के डाउन स्ट्रीम में ग्राम बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक के पास बनास नदी पर बनाया जा रहा है इसरदा बांध। फिर आता गरड़दा जो सिंचाई परियोजना है, ये बूंदी जिले के होलासपुर गांव में मांगली नदी पर है। एक आती है गांगरीन सिंचाई परियोजना, तो गागरीन जो आती है झालावाड़ के काली पीपल में आहू नदी पर है। तकली मध्यम सिंचाई परियोजना कोटा में है। लहासी जो सिंचाई परियोजना है वो बारा में है। और हथिया देह जो मध्यम सिंचाई परियोजना है ये बारा में है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? चले आगे। चलो नेक्स्ट आती हैं जलदायी विभाग की प्रमुख योजनाएं। जलदायी विभाग की प्रमुख योजनाओं के बारे में बताया गया है। पहली आती है चंबल धौलपुर भरतपुर वृहद पेयजल परियोजना। लागत देख लीजिए इसकी 3106 करोड़ रुपए इसकी लागत है। लक्ष्य इसका 2054 तक जो है ये पेयजल परियोजना लागू करना है। धौलपुर भरतपुर जिले के 443 गांवों में 1,61,000 जल कनेक्शन जो है वो इस परियोजना के तहत दिए जाएंगे। ये जो लक्ष्य है वो इनका 2054 तक रखा गया है। नेक्स्ट आती है इसमें परवन अकावद पेयजल परियोजना जो है ये कोटा, बारा और झालावाड़ में शुरू की गई है। इसकी लागत आती है 3,523 करोड़। राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना जो है इसका तृतीय चरण इसमें बताया गया है। ये कहाँ है? जोधपुर, पाली और बाड़मेर में। लागत इसकी कितनी आई है? 1799 करोड़ की राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल परियोजना है, जिसका तृतीय चरण जो है उसको 2025 तक पूरा करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। इसका पुराना नाम क्या था? सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना। आधारशिला जो है इसकी 5 अक्टूबर 1989 को रखी गई थी। इसको राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना जो है इसे जोधपुर शहर की लाइफलाइन कहते हैं। जोधपुर लाइफलाइन। ठीक है, एक याद रखना, यूरोपियन आर्थिक समुदाय से अनुदान प्राप्त करके इस योजना को शुरू किया गया था और बाद में 12 जुलाई 2002 को सोनिया गांधी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है, 2025 तक इसका लक्ष्य है। तीसरे चरण का पुराना नाम इसका सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना। और जिले कौन कौन से हैं? जोधपुर, पाली और बाड़मेर। नेक्स्ट आती है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के बारे में इसमें बताया गया है कि उद्देश्य क्या है? हर घर में नल के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति करना। शुरू कब हुआ? भारत सरकार के द्वारा 15 अगस्त 2019 से 2024 तक जल जीवन मिशन जो है इसको शुरू किया गया था। ठीक है, बाद में देखिए 2023 में प्रतिदिन जल कनेक्शन देने में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर रहा। ये चीज़ें जो है ये अलग से क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं कि जल कनेक्शन देने में राजस्थान कौन से नंबर पे रहा है अब की बार मार्च 2023 में प्रतिदिन, तो ये दूसरे स्थान पर रहा है।
फिर आता है इसका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य ये है 2024 तक राज्य के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें सभी परिवारों को हर घर जल कनेक्शन देकर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर पेयजल सुविधा दी जा रही है। और अभी तक देखें तो प्रदेश में 40.68 लाख कनेक्शन जो हैं वो जारी किए गए हैं। इसकी जो अवधि 2024 तक थी उसको बढ़ाकर अब मार्च 2026 तक कर दिया गया है। मार्च 2026 तक जो है जल जीवन मिशन जो है इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है। फिर आता है अमृत मिशन, अमृत 2.0 योजना जो 1 अक्टूबर 2021 से शुरू की गई थी। ये अमृत मिशन जो है उसका दूसरा चरण आता है और 2021 से 2021-22 से 2025-26 तक जो है ये योजना चालू रहेगी। शुरू कब होती है? 1 अक्टूबर 2021 से। अमृत मिशन जो है ना, अमृत मिशन उसका दूसरा चरण है ये। उद्देश्य ये है सतह और भूजल निकायों के संरक्षण को बढ़ावा देना। लागत कितनी है? 2.87 करोड़ रुपए जो है वो इसकी टोटल लागत आई है। लक्ष्य देखिए 47,000 शहरी जो स्थानीय निकाय हैं उनके सभी घरों को जल आपूर्ति का 100% कवरेज प्रदान करना। ठीक है, ये तो है अमृत 2.0 योजना जो सेकंड चरण है इसका। अगर इसके फर्स्ट चरण की बात करें कि अमृत मिशन जो है वो कब शुरू होता है, तो देखिए अमृत मिशन जून 2015 में शुरू होता है। ठीक है, उद्देश्य क्या था? सीवरेज कनेक्शन तथा जल आपूर्ति सुनिश्चित करना। इसकी अवधि जो बढ़ाकर है वो 31 मार्च 2021 तक की गई थी। फिर उसका वहाँ से 1 अक्टूबर 2021 से दूसरा चरण शुरू हो गया था। अमृत मिशन जो कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो ये किया गया आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जो है अमृत मिशन शुरू किया गया। नेक्स्ट आता है कि मुख्यमंत्री ने राज्य बजट 2023-24 में 3,133 अतिरिक्त गांवों को सतही जल स्रोतों से जल उपलब्ध कराने के लिए 11,255 करोड़ रुपए की 3 वृहद परियोजनाओं की घोषणाएं की है। कौन कौन सी? चंबल अलवर भरतपुर पेयजल परियोजना, चंबल सवाई माधोपुर नांदोती परियोजना और चंबल काली तीर परियोजना। ये 3 परियोजनाएं जो हैं वो 2023-24 के बजट में शुरू की गई हैं और इसका बजट है 11,255 करोड़ रुपए। फिर आता है जवाई क्लस्टर परियोजना जो है उसके बारे में बताया गया है इसमें कि पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े बांध जवाई से लगभग संपूर्ण पाली जिले में पेयजल आपूर्ति की जाती है, लेकिन कुछ ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां परियोजना से नहीं जुड़ने से पेयजल की जो परियोजना है उसका सामना करना पड़ रहा है, उसकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री ने जवाई क्लस्टर 4 परियोजना जो है इसका काम शुरू करवाया है। इसमें है क्या कि वर्तमान में 224 गाँव में से 175 गाँव में नियमित जल आपूर्ति है वो शुरू कर दी गई है। इसमें जवाई क्लस्टर 4 परियोजना के तहत बांध से पेयजल की आपूर्ति से पूर्व पानी की साफ सफाई के लिए 34 एसडी क्षमता वाले फिल्टर प्लांट का निर्माण किया गया है। 67 उच्च जलाशय व 51 भूतल जलाशयों का निर्माण किया गया है इसमें। और जवाई बांध से 224 नए गांव में पेयजल आपूर्ति के लिए 1644 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने का जो कार्य है वो इसमें पूर्ण किया गया है। और 10 पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं और ये जो पंपिंग स्टेशन है इनको 200 किलोमीटर की रेंज में आपूर्ति करने में ये मुख्य भूमिका निभाएंगे, यानी कि इनका क्राइटेरिया जो हो 200 किलोमीटर तक का होगा। फिर एक आती है, इसमें बताया गया है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में, IGNP के बारे में बताया गया है इसमें कि ये पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा है। उद्गम देखते हैं इसका तो पंजाब स्थित हरिके बैराज से इसका उद्गम होता है और यहाँ से यह 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर है। इसमें 204 किलोमीटर है ना, इसमें से याद रखना 170 किलोमीटर जो है ये पंजाब हरियाणा में है, पंजाब प्लस हरियाणा में, और 34 किलोमीटर जो है ये राजस्थान में है IGNP। ये टोटल इसकी फीडर की लंबाई है। फिर आता है राजस्थान में यह नहर हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ से ये प्रवेश करती है। इंदिरा गांधी नहर के अंतिम छोर से 445 किलोमीटर लंबी इंदिरा गांधी मुख्य नहर जो है वो आरंभ होती है और यह श्रीगंगानगर बीकानेर जिले से निकलती हुई जैसलमेर के मोहनगढ़ के पास आकर समाप्त
हो जाती है। इस परियोजना के लिए रावी व्यास नदियों के अधिशेष जल में से 7.59 MF पानी का जो प्रावधान है वो निर्धारित किया गया है। इसमें हरिके बैराज से बीकानेर के पुंगल तक 393 किलोमीटर को प्रथम चरण कहा जाता है और इसके समस्त कार्य जो है वो पूर्ण हो चुके हैं। दूसरा चरण आता है पुंगल से जैसलमेर के मोहनगढ़ तक 256 किलोमीटर। पश्चिमी राजस्थान के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, नागौर, बाड़मेर, झुंझुनू और सीकर जिलों को पेयजल प्लस सिंचाई जो सुविधा है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना की तेजपुरा जो माइनर पर स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली स्थापित करके जल उपयोग क्षमता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय जल मिशन के तहत 2019 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इसे दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नहरों में स्काडा आधारित जो जल मापन व मॉनिटरिंग प्रणाली स्थापना सहित नहरों के प्रभावी रखरखाव व संचालन से एकीकृत बहुआयामी सिंचित क्षेत्र विकास के लिए फरवरी 2020 में CBIP अवार्ड 2020 जो है वो प्राप्त किया है स्काडा आधारित प्रणाली के लिए। ठीक है, IGNP ने। फिर नेक्स्ट आती है जवाई पुनर्भरण परियोजना। ये जवाई बांध पश्चिमी राजस्थान का महत्वपूर्ण बांध है। निर्माण कब किया गया? 1957 में जवाई नदी पर प्रमुख सिंचाई परियोजना के रूप में इसका निर्माण किया गया। क्षमता कितनी है? तो 38,671 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई के लिए। परियोजना का प्रथम चरण जो है उसके संबंध में पाली और सिरोही जिलों की जो पेयजल की भारी कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 2022-23 में पाली व सिरोही जिलों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने हेतु 1800 करोड़ की लागत से उदयपुर की कोटड़ा तहसील में सेई एवं साबरमती नदियों पर जलाशयों का निर्माण की जो घोषणा है वो इसमें की गई है। और पाइपलाइन, इन्हीं जलाशयों से पाइपलाइन के माध्यम से जवाई बांध तक पानी लाने हेतु 1200 करोड़ रुपए का जो व्यय है वो इसमें निर्धारित किया गया है। टोटल व्यय हो गया 1200 करोड़। इस कार्य को 2 चरणों में किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण जो है वो आता है सेई एवं साबरमती नदी पर 2 बांध एवं साबरमती नदी पर बन रहे बांध से जवाई बांध जल परिवहन प्रणाली का निर्माण किया जाएगा। दूसरा चरण जो है वो वाक्कल नदी में बांध एवं इस बांध से साबरमती नदी पर बन रहे बांध की परिवहन प्रणाली का जो निर्माण है वो प्रस्तावित इसमें किया गया है। अब कई ये सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही बोरिंग चल रहा है। तो बोरिंग ये मेरे को बताइए, ये तो सुजस है। सुजस अगर आप कंप्लीट पढ़ने लग जाओ ना तो आप ये सोचोगे कि मेरे को तो सुजस पढ़नी नहीं है, लेकिन ये चीज़ें तो सुजस से निकाली गई हैं, ये फैक्ट निकाले गए हैं और निकाल के इसकी जानकारी अलग अलग जगह से कलेक्ट करके फिर आपको बताई जा रही है। और ये याद रखना, जो चीज़ बोरिंग होती है ना वही बाद में शोर मचाती है। तो ये जो बोरिंग लग रही है ना, आप इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ो कि हाँ इसमें क्या बताया गया है और इसमें ऐसा क्या है जो सुजस के नाम से इसको अलग से बताया जा रहा है। इसमें अलग से इसमें कई चीज़ें ली जा रही हैं, जैसे जवाई पुनर्भरण परियोजना के बारे में इसमें क्यों बताया जा रहा है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसलिए बताई जा रही हैं। इसमें ध्यान दो इन चीज़ों को। पुरानी घिसी पिटी चीज़ें हैं वो वैसी ही रहेंगी, जो चीज़ें नई नई निकल के आ रही हैं उन पर फोकस करो, वही चीज़ें एग्जामिनर पूछता है। फिर आता है बहुमंजिला भवनों को पेयजल कनेक्शन नीति जो वो शुरू की गई है और इसकी अधिसूचना जो है कौन से विभाग के द्वारा लाई गई है? तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा जो है वो बहुमंजिला भवनों के पेयजल कनेक्शन की जो नीति है वो लाई गई है। ठीक है, और इसकी जो घोषणा है ना वो 2023-24 के बजट में की गई है बहुमंजिला वाले की। तो ठीक है, क्लियर है सभी को। अब देखिए सुजस के अंदर बावड़ियाँ बताई गई हैं। क्यों बावड़ियाँ किताबों में नहीं लिखी पड़ी क्या? बहुत सारी बुक हैं जिनमें बावड़ियाँ हैं। राजस्थान की कल्चर ले लो, एक बुक लेके बैठ जाओ, खूब बावड़ियाँ। इसी में क्यों बताई गई हैं? क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, इसीलिए अलग से बताई गई है इसमें। तो पहली आती है आभानेरी चांद बावड़ी, दौसा में है। इसे भूल भुलैया बावड़ी भी कहते हैं, अंधेरे व उजाले की बावड़ी भी इसे कहते हैं। यह वैष्णव मंदिर से संबंध है और इसे हर्षत माता मंदिर के नाम से जानते हैं। आभानेरी जो चांद बावड़ी है इसको विश्व की सबसे बड़ी बावड़ी है, याद रखना। ये सीढ़ियाँ कितनी है? 3400 टोटल इसमें सीढ़ियाँ हैं और इसका निर्माण राजा चांद के द्वारा 8वीं से 9वीं शताब्दी में किया गया था। ये राजा चांद कौन था भाई? मिहिर भोजी थे ये, इन्हीं को राजा चांद के नाम से भी जानते थे। तो टोटल सीढ़ियाँ कितनी थी? 3400। मंजिला कितना है? 13 मंजिली चांद बावड़ी है आभानेरी दौसा में। एक याद रखना, यहाँ पर एक बहुत छोटा सा कमरा है भाई,
जैसे ये कमरा बन रहा है, बहुत छोटा सा कमरा जिसे अंधेरी उजाले के नाम से जाना जाता है, अंधेरी उजाला, अंधेरा उजाला कमरा कहते हैं इसको। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ऐसी कौन सी बावड़ी है जहाँ पे एक ऐसा छोटा सा कमरा जिसे अंधेरी उजाली के नाम से जानते हैं। तो अंधेरी उजाली जो कमरा है वो कौन सी बावड़ी में है, तो वो चांद बावड़ी में है। क्लियर है सभी को? ओके। नेक्स्ट आती है भांडारेज की बावड़ी दौसा में। भांडारेज की जो बावड़ी है इसे बड़ी बावड़ी के नाम से जाना जाता है। बड़ी बावड़ी कहते हैं, 5 मंजिला है। निर्माण कब करवाया गया, तो 1789 में कुंभाणी शासक थे दीप सिंह व दौलत सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसी से थोड़ी दूरी के ऊपर देखते हैं तो नानक राम जी का एक कुंड है जिसे छोटी बावड़ी भी कहते हैं। ठीक है, तो भांडारेज की बावड़ी कहाँ है, दौसा में। फिर आती है रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी तो काफ़ी फेमस है भाई। निर्माण कब करवाया गया, 1699 में। राजा अनिरुद्ध की रानी थी नाथावती जी ने अकालग्रस्त जो शहर थे उनको पानी उपलब्ध कराने के लिए इसका निर्माण बूंदी डिस्ट्रिक्ट में करवाया गया। सर्पाकार तोरणों की कलात्मक पच्चीकारी अत्यंत आकर्षक। ये चीज़ें देखो, पूछते क्या है कि ऐसी कौन सी बावड़ी है जहाँ पर सर्पाकार तोरणों की कलात्मक पच्चीकारी की गई है, बताइए। तो रानी जी की बावड़ी है। हम तो अदर अदर याद रखते हैं, हाँ बस निर्माण हो गया, किसने करवाया, बस कहाँ है, बूंदी में है। दीवारों में विष्णु के मत्स्य अवतार, कच्छप, बराह, नरसिंह, वामन, इंद्र, सूर्य, शिव, पार्वती, गजलक्ष्मी की मूर्तियां हैं इसमें। फिर आता है कि बूंदी शहर को सिटी ऑफ स्टेप वेल के नाम से जाना जाता है। याद रखना कौन सा शहर है जिसे सिटी ऑफ स्टेप वेल के नाम से जानते हैं, तो बूंदी को जानते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बावड़ियाँ हैं। अब ये देख लीजिए बूंदी में कौन कौन सी बावड़ियाँ हैं। पहली आती है साबूनाथ की बावड़ी, ठीक है, बूंदी में है। फिर आती है दमरा व्यास की बावड़ी, नाम सुना के देख लो, अब कितनी बावड़ियाँ निकल के आ रही हैं। धाबाई जी की बावड़ी आती है, मनोहर डाकरा बावड़ी आती है, मोचियों की बावड़ी आती है, दीवान बावड़ी आती है, माता बावड़ी आती है, भावलदी की बावड़ी, नाथ बावड़ी, माननासी की बावड़ी, मेघनाथ की बावड़ी, बावड़ियाँ हैं। और एक याद रखना, राजपूताना में सबसे पहले बावड़ियों को जो निर्माण है वो किसके शासनकाल में करवाया गया था, तो बावड़ियों का जो निर्माण है सबसे पहले राव जोधा ने करवाया था भाई। सबसे पहले राजपूताना में, राजस्थान में सबसे पहले बावड़ियों का जो निर्माण है वो किसके शासनकाल में शुरू हुआ, तो वो राव जोधा के शासनकाल में। ठीक है, फिर अगली बावड़ी आती है मेघनाथ की बावड़ी हो गई, नाहर घुस की बावड़ी हो गई, गुलाब बावड़ी, पठान की बावड़ी, सामरिया की, छोटी छोटी बावड़ियाँ मिलेंगी, कहीं भी तालाब इकट्ठा हो गया उसको नाम दे दिया बावड़ी। बालचंद पाड़ा की बावड़ी है, अनारकली की बावड़ी, श्याम की बावड़ी, चेनराय करीला की बावड़ी, भिस्तियों की बावड़ी। ये तो नया नाम है भाई, भिस्तियों की बावड़ी, जिसे एल बावड़ी भी कहते हैं। फिर आता है कि भोज द्वारा रचित वास्तुशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ आता है अपराजित पृच्छा, उसमें बावड़ियों के 4 प्रकार बताए गए हैं भाई। पहली आती है नंदा, जिसमें 1 या 2 द्वार होते हैं और 3 कूट होते हैं। दूसरी आती है भद्रा, जिसमें 2 दीवार होते हैं और 6 कूट वाली होती है। फिर तीसरी आती है जया, 3 द्वार 9 कूट, सर्वतोमुख 4 द्वार और 12 कूट। तो नंदा, भद्रा, जया और सर्वतोमुख ये जो हैं ये बावड़ियों के प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, कौन से ग्रंथ में बताए गए हैं, अपराजित पृच्छा में। तो है ना इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट आती है निमराना की बावड़ी आती है अलवर में। तो निर्माण किसने करवाया इसका, राजा टोडरमल ने करवाया 18वीं शताब्दी में। 9 मंजिला बावड़ी है। पन्ना मेणा की बावड़ी आती है आमेर में, 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट आती है हाड़ी रानी की बावड़ी। हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ है, टोडाराय सिंह टोंक में है। निर्माण बूंदी की राजकुमारी हाड़ी रानी ने 16वीं शताब्दी में, जिनका विवाह सोलंकी शासक से हुआ था, उन्होंने करवाया। यह अनूठे विश्राम कक्ष अपने आकार, ऊंचाई और ठंडक के कारण जानी जाती है। ठीक है, अगली आती है रंग महल की बावड़ी। रंग महल की बावड़ी आती है सूरतगढ़ में। भीकाजी की बावड़ी अजमेर में आती है और इसमें संगमरमर पर हिजरी 1024 का फारसी लेख जो है वो उत्कीर्ण है भीकाजी की बावड़ी अजमेर में। अभिलेख फलक पर उकड़ू बैठा हुआ हाथी दिखाया गया है और अंकुश और त्रिशूल बना है। बाटाड़ू का कुआं आता है बाड़मेर में, जिसे रेगिस्तान का जल महल भी कहते हैं। और यह कौन सी तहसील में है, हम तो ये तो हमें पता है कि रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं, बाटाड़ू का कुआं कहते हैं, है कहाँ, बाड़मेर में, लेकिन ये नहीं पता कौन सी तहसील। बायतू पंचायत समिति, बायतू पंचायत समिति का ग्राम आता बाटाड़ू में स्थित है ये। और रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। और 1947 में अकाल राहत के लिए सिणधरी
रावल गुलाब सिंह जो हैं उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। किन्होंने करवाया था? सिणधरी रावल गुलाब सिंह ने। नेक्स्ट आती है ओसिया की बावड़ी। ओसिया की बावड़ी आती है जोधपुर में, और जोधपुर की प्रमुख बावड़ियाँ देखो आप एक बार। नई सड़क बावड़ी, नापर जी की बावड़ी, व्यास बावड़ी, सुमन बहुहरा की बावड़ी, अनारा की बावड़ी, धाय बावड़ी, हाथी बावड़ी, राजा राम बावड़ी, शिव बावड़ी, राम बावड़ी, एक चट्टान बावड़ी, मंडोर, गोर रुंधा बावड़ी, चतानिया बावड़ी, जाला बावड़ी, खूब बावड़ियाँ हैं, कितनी पढ़ोगे आप। नैन्सी बावड़ी, ईदगाह बावड़ी, थोड़ा ध्यान में रख लेना कि हाँ ये वहाँ है। खरबूजा हो गई, पांचवा मंजिशा, रघुनाथ बावड़ी होगी, तापी बावड़ी। एक याद रखना, दूध बावड़ी कहाँ है? दूध बावड़ी माउंट आबू में अभी, ठीक है। और इसका पानी दूध जैसा इसलिए इसको दूध बावड़ी नाम दे दिया। गढ़सीसर सरोवर की बावड़ी जैसलमेर में आती है, जिसका निर्माण रावल गढ़सी ने 1340 में करवाया था, और यह कृत्रिम सरोवर का मुख्य प्रवेश द्वार टीलों की पिरोल के रूप में विख्यात है। कृत्रिम सरोवर है ये। मेड़तनी की बावड़ी आती है झुंझुनू में, ठीक है। इसका निर्माण जो शार्दुल सिंह की पत्नी थी बखत कंवर ने इसका निर्माण करवाया था। और झुंझुनू के अन्य जो बावड़ियाँ आती हैं उसमें खेतानों की बावड़ी आती है, जीतमल का जोड़ा आता है, तुलसियानों की बावड़ी आती है, और चेतन दास की बावड़ी। ये तो झुंझुनू की प्रमुख बावड़ियाँ आती हैं। झालरा आता है, एक अलग से नाम आया देखो झालरा, और इसी के बारे में लंबा चौड़ा बताया गया है इसमें। क्यों बताया गया? क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसलिए बताई गई है इसमें। तो झालरा क्या है? तो झालरा एक तो पाया कहाँ जाता है? सिर्फ जोधपुर में, ठीक है। इस शब्द का उपयोग शिवकरण पंचोली जो है, पंचोली जो उनकी बही में सर्वप्रथम किया गया था। झालरा शब्द का प्रयोग, जिसमें विक्रम संवत 1730 में बने पंचोली केसरी सिंह के झालरे का उल्लेख किया गया। अर्थ क्या है इसका? कि किसी वस्तु के किनारे पर, जैसे कोई भी वस्तु बन रही है तो उसके किनारे पर बनाया हुआ लटकने वाला किनारा, मान ली इसकी किनारे के ऊपर मान ली कोई भी चीज़ बना दी जो अलंकरण कर दिया जो अच्छा लगता हो, तो उसे झालरा कह दिया। अब आता है कि प्रमुख झालरे कौन कौन से हैं। तो पहला आता है पंचोली केसरी सिंह का झालरा। पंचोली केसरी सिंह का झालरा जो है वो पहला निर्मित झालरा माना जाता है। निर्माण जो महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे पंचोली केसरी सिंह रामचंदोत ने करवाया था। यह रायका बाग महल के पूर्व दिशा का जो दरवाजा है उसके पास स्थित है। पंचोली केसरी सिंह का झालरा। तुर्जी का झालरा। तुर्जी का झालरा जो है इसका निर्माण जोधपुर के महाराजा थे अभय सिंह, उनकी पत्नी रानी जयकंवर तुंवर जी के द्वारा करवाया गया। इसका निर्माण गुलाबी लाल बलवा पत्थर से करवाया गया है तुलजी का झालरे का। और इसकी गहराई क्या है? 200 फीट। 200 फीट इसकी गहराई, और मेहरानगढ़ की तलहटी में है भाई ये, मेहरानगढ़ की तलहटी में स्थित है, ठीक है। फिर अगला आता है माइला बाग, या इसे महिला बाग का झालरा भी कहते हैं। निर्माण किसने करवाया? गुलाब सागर झील के पास महाराजा विजय सिंह की पासवान थे ना गुलाब राय, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था भाई। तो गुलाब राय के द्वारा निर्माण कराया गया। एक आता माइला। माइला का अर्थ क्या होता है? माइला का अर्थ होता अंदर या भीतर। हम नहीं कहते माइला कि भाई मायने है कि अंदर पड़ी हुई है वो वस्तु। तो माइला बाग का झालरा आता है, महिला बाग भी बोलते हैं इसे। किसने करवाया? विजय सिंह पासवान गुलाब राय ने, ठीक है। नेक्स्ट आता है सुखदेव तिवारी का झालरा। मेहरानगढ़ की तलहटी में स्थित है ये भी। और निर्माण जो है वो तिवारी सुखदेव चतुर्भुजोत के पुत्र थे उदयराम, उनके द्वारा चारों दिशाओं में देवी देवताओं की चित्र उत्कीर्ण करके जो है बनाया गया। तो गहराई इसकी 50 फीट है, ठीक है। टोटल ये याद रख लेना कि सुखदेव तिवारी का झालरा, माइला बाग का झालरा, तुर्जी का झालरा, सारे झालरे कहाँ हैं? जोधपुर में। जाड़ेची का झालरा आता है। निर्माण किसने करवाया? महाराजा अजीत सिंह की रानी थी बदन कंवर, जाड़ेची के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अन्य झालरों के मुकाबले यह सबसे छोटा है। क्वेश्चन आ सकता कि सबसे छोटा झालरा कौन सा है? तो मान लो 4 ऑप्शंस में दे देंगे, जाड़ेची का झालरा आ जाएगा। तो जाड़ेची का झालरा क्या है? सबसे छोटा है, ठीक है। तो ये झालरों के बारे में हो गया। फिर आता है कि भूजल के संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य सरकार के प्रयास किए जा रहे हैं। तो कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं राज्य सरकार के द्वारा? तो पहली आती है राजीव गांधी जल संचय योजना शुरू की गई है। शुरू कब की गई? अगस्त 2019 से जून 2022 तक
3,931 गाँव में शुरू की गई। लागत क्या थी इसकी? 1557 करोड़ रुपए की लागत से 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है इसका कवर किया जा चुका है इसमें। दूसरा चरण कब शुरू होता है इसका? मार्च 2023 को इसका दूसरा सेकंड चरण जो है वो इसका स्टार्ट होता है। और सेकंड चरण का क्या उद्देश्य है इसमें कि 33 जिलों की 349 पंचायत समितियों के 4600 गाँव में 2600 करोड़ की लागत से 2 लाख जल संग्रहण एवं संरक्षण कार्य जो है वो शुरू किए जाएंगे इसमें। फिर आती है इसमें अगली कि मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। कृषक साथी योजना जो है राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। 2021-22 के बजट में इसकी जो घोषणा है वो की गई थी। शुरू कब होती है? 24 फरवरी 2021 से शुरू होती है। राशि 50,000 से 2 लाख रुपए तक की जो है वो सहायता राशि दी जाती है। विभाग कौन सा है? कृषि विभाग है। इसमें बजट कितना दिया गया अभी? टोटल 2000 करोड़ रुपए जो है वो इस योजना के लिए दिए गए हैं। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट चलते हैं, खानिया की बावड़ी का जीर्णोद्धार। इस चीज ये वाली जो है खानिया की बावड़ी, इससे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट निकलेंगे। अब देखना आप, पहले तो ये देखिए कि चूलगिरी जैन मंदिर के सामने घाट की घूणी आगरा रोड के ऊपर स्थित है, जयपुर में। ठीक है। निर्माण ज्येष्ठ माह एकादशी संवत 1899 में महाराजा जगत सिंह के द्वारा शुद्ध पानी के लिए इसका निर्माण करवाया गया था, खानिया की बावड़ी का। 4 मंजिला ये बावड़ी है और पानी आने का स्रोत इसमें क्या है कि पहाड़ी के जो गुप्त रास्ते होते हैं वहीं से इसमें पानी आता है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत इस बावड़ी की मरम्मत, रंग रोगन एवं डिजिटलिंग का जो कार्य है वो किया गया है। इसकी जो शुरुआत है वो सितंबर 2022 को जयपुर में की गई और इसी दिन क्या किया गया? शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है ना उसका प्रारंभ किया गया था और उसी दिन खानिया की जो बावड़ी इसके जीर्णोद्धार की घोषणा की गई थी। 31 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री के द्वारा जीर्णोद्धार का कार्य जो है वो कंप्लीट हो गया। सितंबर 2022 को शुरू होती है, जिस दिन शहरी रोजगार गारंटी योजना जो शुरू होती है ना, उसी दिन से कि भाई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू होती है 9 सितंबर 2022 से, उसी दिन इसके जीर्णोद्धार की घोषणा हो जाती है और इसका कार्य कंप्लीट हो जाता है 31 मार्च 2023 तक। मुख्यमंत्री के द्वारा इसी दिन 9 सितंबर से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का राजस्थान में प्रारंभ जयपुर शहर के आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से किया गया। इस योजना की शुरुआत जो है वो 9 सितंबर 2022 को जयपुर में स्थित खानिया की बावड़ी से जो है इस योजना की शुरुआत होती है और इसी के तहत मनरेगा के 100 दिन के रोजगार को 125 दिन किया गया और इसकी घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी। और ये जो अतिरिक्त 125 दिन किया गया ना, पहले क्या था कि 100 दिन का रोजगार था, 100 दिन का जो रोजगार दिया जा रहा था उसका बजट था 800 करोड़ रुपए। ठीक है। अब 125 दिन के रोजगार की घोषणा कर दी गई है तो इसका बजट है 1100 करोड़ रुपए। ठीक है, क्लियर है सभी को? डन। 2023-24 का बजट में घोषणा हुई है। नेक्स्ट आती है राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम। मार्च 2023 की जो प्रगति रिपोर्ट है उसके अनुसार राज्य के कुल 1752 राजीव गांधी युवा मित्र जो है वो कार्यरत हैं। ठीक है। इसी में नेक्स्ट आता है कि राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए 47.07 करोड़ रुपए का संशोधित प्रावधान जो है वो किया गया है। ठीक है। इसी राशि का 31 मार्च 2023 तक कुल देखें तो 36.25 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं इसके अंदर टोटल। मार्च 2023 तक देखें तो कुल 39,84,129 परिवारों से संपर्क करके संवाद स्थापित किया जा चुका है इस योजना के तहत। ठीक है। फिर नेक्स्ट बताया गया है सुजस की महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती समारोह में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 22 मई 2023 को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड बनाने की है घोषणा। ठीक है। फिर बताया गया है प्रदेश के सभी जिलों में 2-2 लवकुश वाटिकाएं विकसित की जाएंगी, 2-2 हर जिले में। मुख्यमंत्री ने वाटिकाओं के लिए टोटल बजट कितना दिया है? 66 करोड़ रुपए के बजट की स्वीकृति दी है। इन वाटिकाओं में क्या होगा? वन एवं वन्य जीवों से संबंधित मॉडल जो है वो स्थापित किए जाएंगे। यहाँ इको
ट्रेल पथों का निर्माण और प्रदर्शनी के लिए जगह बनेगी। इन वाटिकाओं का जो उद्देश्य है वो पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजन को शिक्षित एवं जागरूक करना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है जोधपुर का 565वां स्थापना दिवस कब बनाया गया? 12 मई 2023 को बनाया गया। कब स्थापना हुई थी भाई जोधपुर की? जोधपुर की स्थापना हुई थी 12 मई 1459 को हुई। किसने की? राव जोधा ने। और इसका कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया है? 565वां स्थापना दिवस जो है 12 मई 2023 को बनाया गया है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 158 उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नत करने और 3 नवीन जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं एक नया शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इसके संचालन के लिए 1462 नवीन पद जो है वो भी मंजूर किए हैं। नेक्स्ट बताया है कि 20 लाख किसानों को निःशुल्क वितरित होंगे सब्जियों के बीज। इसमें है कि इस पर राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष जो 2023-24 है उसमें कृषक कल्याण कोष से 60 करोड़ रुपए जो है वो व्यय होंगे इसी से। और मुख्यमंत्री की स्वीकृति से प्रदेश के 5 लाख किसानों को 500 वर्ग मीटर क्षेत्र में एकल फसल और 15 लाख किसानों को 500 वर्ग मीटर क्षेत्र जो है इसके लिए कोम्बो किचन गार्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे। कोम्बो किचन गार्डन जो है उसमें क्या है, किट दिए जा रहे हैं जिसमें खरीफ की जो फसल है उसके लिए टिंडा, भिंडी, ग्वार, लौकी, टमाटर व बैंगन इसके बीज दिए जाएंगे। रबी की फसल के लिए पालक, गाजर, मिर्च, मटर, मूली, टमाटर, बैंगन इसके जो बीज हैं वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। और जायद की जो फसल है इसके लिए ककड़ी, टिंडा, भिंडी, लौकी, ग्वार के बीज जो है वो इसमें उपलब्ध करवाएंगे। ये कोम्बो किचन गार्डन है, इसके तहत मान लो जो तीनों फसलें हैं खरीफ, रबी, जायद, इनके तहत बीज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ठीक है। इसमें क्या है कि खरीफ की फसल 2023 के लिए 7 लाख, रबी 2023-24 के लिए 11 लाख व जायद 2024 के लिए 2 लाख किट जो है वो वितरण करने का लक्ष्य जो है वो इसमें निर्धारित किया गया है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? चलो नेक्स्ट है प्रदेश के 5 जिलों में खुलेंगे अल्पसंख्यक छात्रावास। तो कहाँ कहाँ खुलेंगे? धौलपुर में, प्रतापगढ़ में, बाड़मेर में, करौली, बांसवाड़ा, 5 जिलों में खुलेंगे। और स्वीकृति कितनी दी गई है? 14 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। और प्रत्येक छात्रावास में बच्चों की भी मान लो आवास की क्षमता रखी गई कि 50 विद्यार्थियों को रखा जाएगा प्रत्येक छात्रावास में। नेक्स्ट बताया गया मुख्यमंत्री ने किया राज्य स्तरीय कला महोत्सव का शुभारंभ कब किया? 22 मई को माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा भारतीय लोक कला मंडल के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय लोक कला मंडल परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय कला महोत्सव का शुभारंभ किया। कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजनों को अब प्रतिमाह 2500 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। पहले ये जो सहायता राशि थी ये 1500 रुपये थी प्रति माह, अब इसको बढ़ाकर 2500 रुपये जो है वो कर दिया गया है। फिर बताया गया है सवाई मानसिंह चिकित्सालय में स्थापित होगी स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब। मुख्यमंत्री के द्वारा इसके लिए 8 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जो है वो दी गई है। कौन से चिकित्सालय में? सवाई मानसिंह चिकित्सालय में। महिला सशक्तिकरण एवं महिला उत्थान के लिए प्रत्येक ब्लॉक में एक महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया जाएगा प्रत्येक ब्लॉक में। प्रत्येक समिति की अंशदान की 3 लाख रुपए की राशि भी राज्य सरकार के द्वारा वहन इसमें की जाएगी। और राज्य में 351 ब्लॉक में बनने वाली जो ग्राम सहकारी सेवा समिति है उनके लिए टोटल 10.53 करोड़ रुपए वित्तीय भार राज्य सरकार वहन करेगी इसमें। और समिति के कार्य क्षेत्र में न्यूनतम 1 ग्राम पंचायत होगी और न्यूनतम सदस्य जो है संख्या कितनी होगी इसमें? 300 जो है इसमें न्यूनतम सदस्य संख्या होगी। और मुख्यमंत्री जो है इन्होंने नहरों, जल एवं सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है भाई? 1003.19 करोड़ रुपए की जो वित्तीय स्वीकृति है वो मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है। नहरों, जल एवं सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित जो भी कार्य किए जाएंगे उसके लिए अलग से वित्त जो है उसकी स्वीकृति दी गई है।
नेक्स्ट आता है सिकराय नगरपालिका और पापड़दा तहसील बनाने की घोषणा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 7 मई को दौसा के गिजगढ़ में महंगाई राहत कैंप लगाया गया और उसके निरीक्षण करने के साथ जनसभा भी संबोधित की गई। उन्होंने यहाँ पर क्या किया, सिकराय जो है उसको नगरपालिका तथा पापड़दा को उप तहसील, पापड़दा पहले उप तहसील थी, उसको तहसील बनाने की घोषणा की। उन्होंने 4 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की भी घोषणा की है। बीकानेर के कपिल सरोवर और बूंदी की रामसागर झील का होगा सौंदर्यकरण। बीकानेर के श्री कोलायत स्थित कपिल सरोवर का जो स्वरूप है वो निखरेगा। कपिल सरोवर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के साथ इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जल उपलब्ध कराया जाएगा। टोटल बजट जो है वो इसमें 20 करोड़ रुपए जो है वो इस कपिल सरोवर के लिए दिए जाएंगे और 15 करोड़ रुपए जो है वो बूंदी का जो हिंडोली में रामसर स्थित जो है उसमें साइकिल ट्रैक एवं पार्क का निर्माण होगा, जिसके लिए टोटल 15 करोड़ की लागत है, यानी कि इसके लिए 35 करोड़ रुपए दिए गए टोटल बीकानेर के कपिल सरोवर और बूंदी की रामसागर झील के सौंदर्यीकरण के लिए। नेक्स्ट आता है इंदिरा गांधी मुख्य नहर के सुधार कार्यों पर खर्च होंगे 40 करोड़ रुपए। राज्य सरकार आईजीएनपी से निकलने वाली सीधी नहरों और वितरिकाओं को सुदृढ़ करवाएगी। ये 1 लाइनर बताए गए, 1 लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं आपको इसमें। फिर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में खेलों के लिए आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए 270 करोड़ रुपए के बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जिलों में खेल स्टेडियम, खेल परिसर, खेल अकादमी तथा मल्टीपर्पज जो इंडोर हॉल है उनका निर्माण किया जाएगा। अब आता है कि खेल अकादमियाँ कहाँ कहाँ हैं, तो प्रतापगढ़ के अरनोद में है, अलवर के कठूमर में है, थानागाजी कोट कासिम में है, बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में, बारा के अटरू में, बूंदी की जो देई तहसील है हिंडोली वहाँ, भरतपुर के नदवई में ये खेल अकादमियाँ हैं यहाँ पे, दौसा के मंडावर में, धौलपुर राजाखेड़ा, जयपुर के जमुआ रामगढ़, झुंझुनू के मलसेसर में, जोधपुर के बिलाड़ा पिपाड़ बलेसर में, नागौर के डेगाना लाडनू में, पाली का जैतारण सुमेरपुर है, सवाई माधोपुर का बाटोदा है, सीकर का दातारामगढ़ है, जालोर के रानीवाड़ा में, बाड़मेर के सिवाना में और डूंगरपुर के छोत्रीपाल जो है यहाँ पर खेल अकादमियाँ स्थापित की जाएंगी। फिर आता है कि वर्ल्ड HRD काउंसिल ने सिटी पार्क को बेस्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट और कोचिंग हब को एक्सीलेंस इन इनोवेशन की श्रेणी के लिए किया क्रमोन्नत। ठीक है, इसका जो चयन है वो किया गया है इसमें सिटी पार्क के लिए। फिर आता है कि वर्ल्ड HRD जो काउंसिल है इसके जीर्णोद्वार, वर्ल्ड HRD काउंसिल के निर्णायक मंडल ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के 2 प्रोजेक्टों का चयन बेस्ट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट और बेस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के रूप में करते हुए मलेशिया के पुलमैन कुआलालंपुर में बोर्ड को द गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पढ़ लेना एक बार इनको वापस। जयसमंद अभयारण्य में जंगली सफारी का उद्घाटन। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बनाया गया। उस पर उदयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयसमंद जो झील है, जयसमंद अभयारण्य है, वहाँ पर जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य में जंगली सफारी जो है इसका उद्घाटन किया गया है। जयसमंद अभयारण्य में प्रोजेक्ट लेपर्ड के माध्यम से उसी के तहत प्रयासों से वर्तमान में लेपर्डों की संख्या जो है वो 19 हो गई है भाई, टोटल लेपर्ड 19 हो गए। और राजस्थान में अगर देखें तो 4 टाइगर सफारी है ना, कौन कौन सी हैं? पहली आती है मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स ये टाइगर सफारी है राजस्थान में। एक आती है सरिस्का, एक आती है रणथंभौर और एक आती है रामगढ़, रामगढ़ विषधारी बूंदी में। एक ये लेपर्ड क्या होता है भाई? लेपर्ड होता तेंदुआ, तेंदुए की सफारी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए बनेंगे 5 नए छात्रावास। कहाँ कहाँ बनेंगे? दौसा, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और टोंक में। दौसा में कहाँ बनेगा? दौसा के बहरवांडा में सावित्रीबाई फुले अनुसूचित जाति बालिका विद्यालय, बीकानेर के दामोलाई में, जोधपुर के औसिया में, जैसलमेर के फलसुंड में और टोंक के उनियारा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास। और प्रत्येक छात्रावास में विद्यार्थियों की संख्या क्या है? 50।
वन लाइनर क्वेश्चन है, देखो कि मुख्यमंत्री ने 22 मई को गोवर्धन विलास स्थित उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के परिसर में किसान प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। बनाओ क्वेश्चन, हिम्मत होनी चाहिए बनाने की, बनाओ। वन लाइनर क्वेश्चन है, इनसे क्वेश्चन निकाल लो। मुख्यमंत्री द्वारा जोधपुर में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। इसी पीठ का संचालन जोधपुर उच्च न्यायालय के पुराने हेरिटेज भवन के कोर्ट नंबर 19 में किया जाएगा और इसके लिए 13 पदों का सृजन भी किया गया है भाई। फिर आता कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो है उसमें प्रतिदिन दूध कितना, प्रतिदिन दूध दिया जाएगा। ये 29 नवंबर 2022 को, ठीक है। इसके लिए बजट कितना तैयार किया गया है भाई, बजट है इसका 864 करोड़ रुपए जो है वो बजट है। पहले क्या था कि भाई प्रतिदिन दूध नहीं दिया जाता था, 2 दिन दूध देते थे। किस किस दिन, एक तो बुधवार के दिन और एक शुक्रवार को 2 दिन दूध देते थे। लेकिन अब क्या है कि प्रतिदिन दूध 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत प्रतिदिन दूध दिया जाएगा। बजट इसमें 864 करोड़ रुपए का होगा। एक याद रखो, ये जो है शुरू कब होती है, शुरू होती है 29 नवंबर 2022 से। फिर आता है कि मिड डे मील योजना जो है उसके अंतर्गत राज्य के जो विद्यालय थे, मदरसे थे, प्रशिक्षण केंद्र थे, उनके विद्यालयों को 2 दिवस में सिर्फ बुधवार शुक्रवार को ही पाउडर मिल्क से तैयार दूध उपलब्ध कराया जा रहा था। और इसका उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता राष्ट्रीय कार्यक्रम, ठीक है। शुरू कब होता है, मिड डे मील योजना शुरू कब हुई थी, तो ये शुरू हुई थी 15 अगस्त 1995 को, ठीक है। और ये कब शुरू होती है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल 29 नवंबर 2022 को। बजट 864 करोड़ रुपए। अगला आता राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला। अब देखिए कौन सा विभाग कर रहा है इसको आयोजित, विभाग है सहकारिता विभाग एवं पहली बार इसका आयोजन जो है वो सहकारिता विभाग ने किया है। प्रारंभ होता है 28 अप्रैल से 7 मई तक ये शुरू किया जाएगा। कहाँ, जवाहर कला केंद्र परिसर में 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मेला मसाला मेला 2023 शुरू। सहकार मसाला मेले जो है इसमें सर्वाधिक जो बिक्री है वो किसने की है, तो केरल स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन जो है इन्होंने की है। शीर्ष संस्थाओं में प्रथम जो है वो कॉन्फेड थी, दूसरे में तिलम संघ था। क्रय विक्रय में सहकारी समितियों में प्रथम मथानिया रहा, दूसरा नागौर रहा, तीसरा किशनगढ़ रहा। जिला उपभोक्ता भंडारों की श्रेणी में प्रथम कोटा रहा, दूसरा उदयपुर रहा, तीसरा जोधपुर रहा। ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल शुरू होता है 5 से 7 मई 2023 को। और कहाँ शुरू होता है, जवाहर कला केंद्र जयपुर में शुरू होता है। फिर आता है अजमेर के सिलोरा किशनगढ़ में होगी पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना। ये सब पहले से ही शुरू हो गई है भाई, इसमें ट्रेनिंग भी चल रही है। फिर आता है जयपुर मेट्रो कला दीर्घा। ये जो है जयपुर मेट्रो, इसके लिए बजट दिया गया है भाई 5 करोड़ रुपए का। 5 करोड़ रुपए का बजट इसमें निर्धारित किया गया है क्या, ये देख लो कि छोटी चौपड़ी के भूमिगत मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 पर प्रथम फ्लोर जो है उस पर छोटी चौपड़ी के बिल्कुल पास ही दीर्घा बनाई गई है। यह जो है 7वीं व 16वीं शताब्दी तक की अद्भुत मूर्तियाँ रखी गई हैं इसमें। यहाँ 101 ऑब्जेक्ट्स, 32 रागमाला पेंटिंग तथा 3 सेल्फी पॉइंट है। जयपुर मेट्रो की आर्ट गैलरी में संगीतमाला और रागमाला का चित्रांकन। रागमाला पेंटिंग के विषय में रागमाला द मिसिंग लिंक पुस्तक के जो रचयिता हैं वह जयपुर के पद्मश्री हैं तिलक गीताई के मुताबिक अगर हम देखें तो लाल, पीला, नीला, हरा, बैंगनी, नारंगी तथा काला ये प्रकृति व इंद्रधनुष के 7 रंग हैं और इन्हीं से दूर ये सजते हैं। इन्हीं से क्या है कि रागमाला पेंटिंग है ये यही कहलाती है। आर्ट गैलरी जो है इसमें देव प्रतिमाओं में पुरानी सभ्यताओं की जो अद्भुत अभिव्यक्ति है वो की गई है। फिर इसमें दिया गया है पणिहारी गीत। पणिहारी गीत के बारे में बताया गया भाई, क्या है ये पणिहारी गीत, तो पणिहारी में तीनों चारों चीज़ें बता दी इसमें। पणिहारी गीत बता दिया, पणिहारी नृत्य बता दिया, पणिहारी संवाद बता दिया। तो पणिहारी गीत जो है ये संबंध, प्रेम, प्रतीक्षा और अप्रत्याशित भेंटों का प्रतीक माना जाता है। नृत्य जो है राजस्थान का सहयुगल लोक नृत्य है पणिहारी। संवाद देखते हैं तो पणिहारियों के बीच जो आपसी वार्तालाप होता है, जैसे 2 औरतें जा रही हैं पानी लेने, 2 औरतें इधर से आ रही, तो इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है ना वो पणिहारी वार्तालाप है कि
पानी लाने जा रही हैं दो महिलाएं, एक उधर से आ रही है, एक थोड़ी पड़ोसी है उसकी या एक दूसरे गांव की, वो आपस में जो संवाद कर रही हैं, जिसे बोलते हैं चुगलियां कर रही हैं, उसे कहा गया पनिहारी संवाद। फिर आता है कि पन्नाधाय और अमराजी भगत का पैनोरमा जो है वो चित्तौड़गढ़ में, इसके लिए बजट दिया गया है भाई 4 करोड़ रुपए का। ये जो पन्नाधाय और अमराजी भगत का जो पैनोरमा बनेगा चित्तौड़गढ़ में, इसमें 4 करोड़ रुपए का जो बजट है वो निर्धारित किया गया है। कहाँ बनेगा ये अमराजी भगत वाला? ये भदेसर तहसील आती है, उसके नरबदिया गांव में लोक देवता अमराजी भगत का जो समाधि स्थल है वहाँ इसका जो पैनोरमा है वो स्थापित किया जाएगा। एक ये कहते हैं कि जो अमराजी भगत हैं इनके जन्म के 9वें दिन तक, यानी कि अमराजी भगत जो है वो 9 दिन तक इन्होंने माँ का दूध नहीं पिया। जैसे ही सूर्य पूजन की रस्म होती है ना, उसके बाद इन्होंने दूध पिया था। और इन्हें प्लेग महामारी से लोगों को बचाने के लिए इन्हें अनगढ़ बाबूजी की धूनी पर इन्होंने तपस्या की थी। किससे बचाया था इन्होंने? प्लेग महामारी से लोगों को बचाया था और इन्होंने एक तपस्या की थी, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? अमराजी भगत को अनगढ़ बाबूजी कहते हैं। इन चीज़ों को रिलेट करके पढ़ा करो भाई। फिर आता है राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक, वापस शुरू हो रहे हैं 23 जून 2023 से वापस शुरू। ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक के तहत 7 खेल जो हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। कौन कौन से हैं? ग्रामीण में कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, खो खो, शूटिंग बॉल और रस्साकसी। शहरी ओलंपिक में देखें तो खेल कबड्डी है, टेनिस बॉल है, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, खो खो, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स जो है वो इसमें शहरी ओलंपिक में शामिल किए गए हैं। ये शुरू हो रहे हैं 23 जून से। अगला आ रहा हाथी भाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हाथी भाटा टोंक से करीब 22 किलोमीटर दूर उनियारा रोड के ऊपर कंकोड़ गांव आता है, जिसके समीप ये स्थित है हाथी भाटा। दूर से देखें तो ऐसा लगता है कोई सजीव हाथी जो है वो खड़ा है, लेकिन यह पत्थर की चट्टान को तराश कर बनाया गया हाथी है। दूर से देखने तो ऐसे लगता है जैसे रियल में ही हाथी खड़ा है। और यहाँ एक प्राकृतिक बावड़ी भी है जिसमें हमेशा क्या रहता है? पानी रहता है। तो याद रखना हाथी भाटा कहाँ है? टोंक में। क्लियर है सभी को? तो ये जो है भाई हमारी मई की टोटल सूजस थी, कंप्लीट मैंने सारी कलेक्ट की है, अच्छे से बनाई है। फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो गई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना भाई। हमें भी आपका सपोर्ट चाहिए और हम भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए धन्यवाद।